मध्य प्रदेश में सरकार की गाथा सुनाते हुए हम आज उसके दूसरे अध्याय में पहुंचे। पिछली जो कहानी थी उसके सिरे हमने पुरानी विधानसभा से पकड़े थे। आज हम मध्य प्रदेश की नई विधानसभा के सामने से आपको उस अध्याय की कहानी सुनाएंगे जो वर्तमान की सत्ता तक जुड़ती। पिछली बार कहानी के जिस सिरे को हमने छोड़ा था वहां से आगे पकड़ते हुए 15 दिसंबर 1992 की बात करते हैं, जहां से चलते हुए 6 दिसंबर 1993 तक लगभग एक साल तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। विधानसभा भंग थी। इसी बीच 10वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने जमकर मेहनत की। नतीजे आए तो बीजेपी 320 में से 117 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को मिली 174 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत। कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री कौन बने इस पर मंथन होने लगा। अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल, माधवराव सिंधिया, कमलनाथ, सुभाष यादव, दिग्विजय सिंह, कई दावेदार थे। मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुआ कांग्रेस का मैराथन मंथन कि मुख्यमंत्री कौन बने। जब इतना बहुमत मिल गया तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई खड़े हो गए। वैसे वास्तव में उसमें पहले दावेदार तो श्यामाचरण शुक्ल थे। दूसरे नंबर पर हम मान सकते हैं कमलनाथ, माधवराव सिंधिया और सुभाष यादव। दिल्ली से प्रणब मुखर्जी, सुशील कुमार शिंदे, जनार्दन पुजारी पर्यवेक्षक बनकर मध्य प्रदेश गए। विधायकों की तरफ से गुप्त मतदान कराया गया। नतीजा आया दिग्विजय सिंह के पक्ष में। कहते हैं उस समय कमलनाथ ने एक फोन लगाया था दिल्ली। जब गुप्त मतदान हुआ प्रणब मुखर्जी, सुशील शिंदे और जनार्दन पुजारी की निगरानी में, उसकी जब गिनती हुई तो मालूम हुआ कि 50 या 54 वोट श्यामाचरण शुक्ल को मिले। 100 से ज्यादा विधायकों ने दिग्विजय सिंह के पक्ष में मतदान किया। और ये रिजल्ट जब प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को बताया, तब नरसिम्हा राव जी ने कहा कि जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी में इलेक्ट होकर आया है उसी को मंत्री बनाया, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरीके से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने। हर किसी को आला कमान से ये स्पष्ट संकेत मिल चुका था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 7 दिसंबर 1993 को दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। दिग्विजय मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कांग्रेस में इतनी गुटबाजी थी कि 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाने पड़े। राज्य का ओबीसी चेहरा सुभाष यादव और आदिवासी वर्ग के नेता प्यारे लाल कंवर। 46 साल के मैकेनिकल इंजीनियर को मुख्यमंत्री पाकर मध्य प्रदेश की जनता ने बड़ी आशाएं पाल ली। दिग्विजय सामाजिक सरोकारों को तो तरजीह देते गए, लेकिन आधुनिक विकास की गाड़ी इस बीच कहीं पीछे छूटती जा रही थी। उन दोनों दिग्विजय सिंह जी का एक स्टेटमेंट भी था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि चुनाव जो है वो विकास से नहीं जीते जाते, वो कहीं ना कहीं वर्गगत और समूहगत लोगों को जोड़ करके राजनीति करने के रहे हैं। और उनके कार्य के समय विकास कार्य तो बहुत उपेक्षित हुए, इसके साथ ये भी बहुत ज्यादा प्रचार हुआ कि वो तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रहे हैं। दिग्विजय ने पंचायती राज, सत्ता का विकेंद्रीकरण, शिक्षा का लोकव्यापीकरण, ये सब कुछ किया, पर जनता की बुनियादी जरूरतें इससे कहीं अधिक थी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश के नेताओं से लेकर दिल्ली तक बातें होने लगी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हट चुके थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अब भी थे। दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी। इसी तरह 5 साल बीत गए। आ गया 1998 का विधानसभा चुनाव। इसी साल मध्य प्रदेश में बैतूल गोलीकांड हुआ। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने गोली चलाई। उन्नीस किसान वहीं मारे गए। 5 ने बाद में दम तोड़ दिया। इस कांड को आज भी दिग्विजय सरकार की सबसे दुखद घटनाओं में माना जाता है। देखिए, उस वक्त
97 की बात है, मूलतः 98 में गोलीकांड हुआ। दिसंबर में 25 दिसंबर को मुल्ताई जो जगह है बैतूल में, वहां पर बहुत भारी ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, यानी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। तो किसान अपने फसल बीमा के लिए और मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हुए थे। वो आंदोलन 12 जनवरी 1998 को, 25 दिसंबर से बैठे हुए थे वे लोग, हिंसक हो गया। एकदम से कलेक्ट्रेट के सामने उनका विवाद हुआ अधिकारियों से। पुलिस ने पहले टीयर गैस छोड़ी, हवा में गोलियां चलाई, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई, भीड़ ऐसा लगा कि हिंसक हो रही है बहुत ज्यादा, तब पुलिस को गोली चलाना पड़ी। वो इतनी बड़ी घटना थी कि पूरे देश को, प्रदेश को हिलाकर रख दिया था उसने। भाग्य कहिए या संयोग कि जिन नरसिंह राव से दिग्विजय सिंह परेशान रहते थे, दिल्ली में उनकी राजनीति भी एक झटके में खत्म हो गई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी भी अब फ्रंटलाइन में नहीं थे। सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाल ली। कहा जाता है कि उन्हें मनाने में दिग्विजय सिंह की तब बड़ी भूमिका थी। राजीव गांधी के समय से ही दिग्विजय ने गांधी परिवार से लगातार नजदीकियां बनाए रखी थी। इसका फायदा भी उन्हें मिला। सोनिया गांधी ने 1998 के विधानसभा चुनावों में दिग्विजय सिंह को फ्री हैंड दिया। चुनाव में आपके कंधे के बटन दबाइए और मुझे अवसर दीजिए। 5 साल मेरे हैं, आप घर बैठिए और मैं आपका काम करूंगा। दिग्विजय ने अपनी सुविधा से टिकट बांटे और काटे भी। बीजेपी अपनी आपसी कलह में डूबी थी। सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। नतीजे आए तो 320 सीटों में कांग्रेस को मिली 172, यानी 1993 के चुनावों से सिर्फ 2 सीटें कम। बीजेपी को मिली 119। दिग्विजय सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उत्तर भारत में कांग्रेस सिकुड़ रही थी। ऐसे में दिग्गी राजा का वापस लौटना कांग्रेस के लिए संजीवनी जैसा था। दिग्विजय ने बहुत चतुराई से काम लिया था। कहा जाता है कि वो विपक्ष के नेताओं के काम पहले करते थे और उनसे संबंध भी बेहद मधुर बनाए रखते थे। आज सरकार बिना कांग्रेस और बिना भाजपा के बनती नहीं। व्यवहारिकता की दृष्टि से दिग्विजय सिंह मैं समझता हूं सबसे अच्छे मुख्यमंत्री उनको कहा जा सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं, वो सरकार बनाने के बाद, शपथ लेने के बाद, वो पटवाजी जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे उनके भी घर गए। भाजपा का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जिसके वो घर नहीं जाते थे। व्यवहारिकता की दृष्टि से वो सबको ठीक करके रखते थे। दिग्विजय सरकार तो चला रहे थे, लेकिन खराब सड़कें, बिजली, रोजगार के मुद्दे दिग्विजय सरकार के सामने बड़ा सवाल बनती जा रही है। वो इनकी गंभीरता से या तो अवगत नहीं थे या उन्हें यह विश्वास था कि बिखरी बीजेपी उन्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। इसी बीच साल 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया। मध्य प्रदेश की 90 विधानसभा सीटें वहां चली गईं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब 230 सीटें रह गई। 1 नवंबर 2000 को एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जो कि मेनली पॉलिटिकल था वो निर्णय। लेकिन जो पहला इलेक्शन हुआ उसमें भी कोई बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार ही बनी और कोई बहुत ज्यादा मांग नहीं थी नए राज्य की। लेकिन फिर भी अटल जी ने सोचा कि एक चूंकि बहुत बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश जियोग्राफिकली, तो उसको 2 भागों में बांटा जाए, जो ईस्टर्न पोर्शन है मध्य प्रदेश का, उसमें उसको छत्तीसगढ़ कहा जाए। छत्तीसगढ़ के गठन के साथ ही दिग्विजय सिंह को जैसे एक बड़ा बहाना मिल गया। जनता की समस्याओं के लिए वो राज्य के बंटवारे को जिम्मेदार ठहराने लगे। जितने पावर प्लांट थे हमारे मध्य प्रदेश में, क्योंकि कोल जो है मध्य प्रदेश में उस समय जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, वो कोरबा और उस तरफ का जो बेल्ट है उधर पे कोल हमारे पास बहुत सारा था, और वहीं पे ऑब्वियसली जहां पर कोल होगा वहीं पर प्लांट लगेंगे। तो ये सच है कि प्लांट वहां पर काफी सारे थे, और स्टेट बनने के बाद छत्तीसगढ़ की प्रायोरिटी होगी कि वो अपने राज्य के लोगों को जो है बिजली देगा, वो दूसरे राज्य को क्यों देगा।
दिग्विजय के रथ को मध्य प्रदेश में रोकने के लिए फायर ब्रांड नेता उमा भारती को मैदान में उतार दिया गया। उमा भारती ने तब दिग्विजय सिंह को एक उपाधि दी। हमारा इशू है, सड़क नहीं बनी वहाँ बिजली नहीं बना पाए, वहाँ 76 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान, आप आश्चर्य करेंगे कि राबड़ी देवी को असफल मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से गए भी थे मुख्यमंत्री माने गए हैं। जो पूरे आकलन हुए हैं प्लानिंग कमीशन के हो या यूएनडीपी के या किसी के भी हो, उसमें कुछ चीजों में बिहार भी बेहतर निकला है मध्य प्रदेश से। 10 साल में बंटा ढार हुआ है, वो इशू है हमारा में, तो उसके अलावा कोई बात ही नहीं करती मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ा नारा उन्होंने दिया था बंटा ढार का, कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का बंटाढार हो गया, खासकर दूसरे कार्यकाल के अंदर। और अगर इसको फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मध्य प्रदेश जो है उसका जो है कबाड़ा हो जाएगा, ये जो है विकास की दौड़ में बहुत पीछे चला जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती राजमाता विजय राजे सिंधिया की खोज थी। 1969 में राजमाता ने 10 साल की उमा भारती को रामचरितमानस पर प्रवचन करते सुना था। शंकराचार्य से पूछा कि माया क्या सद है, पूछा माया सद सद उभय भिन्न है, तो बोले नहीं। तो फिर पूछा माया क्या है, बोले अनिर्वचनीय है, उसके बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं कि वो क्या है। तभी से उन्होंने उमा को भविष्य की राजनीति के लिए चुन लिया था। और उनके जो भाषण थे, उनके जो प्रवचन हुआ करते थे, वो प्रवचन शुरू से बचपन से देती थी, लेकिन जब वो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो उनके प्रवचन ने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के राम जन्मभूमि आंदोलन को ताकत दी। मैंने तो उन्हें 8 साल की उम्र में जब वो बाल साध्वी थी तो उनको गीता पे प्रवचन देते हुए सुना। 1984 में उमा भारती खजुराहो से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। इसके बाद अयोध्या आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया। क्योंकि गोलियां तो पड़ जाएंगी, लेकिन सीने कब नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। 1989 में उमा खजुराहो से फिर लोकसभा चुनाव लड़ी और भारी अंतर से जीती। अब तक उनकी पहचान हिंदुत्व के प्रखर ध्वजवाहक की बन चुकी थी। उमा तेज तेवरों की नेता थी जो किसी से भी सीधे भिड़ने में विश्वास रखती थी। ये तस्वीरें 1996 की। बीजेपी के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई से नाराज 47 विधायक कांग्रेस की छत्र छाया में खजुराहो लाए गए थे। दिग्विजय सिंह की सरकार थी और होटल के इर्द गिर्द पुलिस का सख्त पहरा था। उमा के साहस को देखकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के नेता दंग रह गए थे। जैसे ही खबर वो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चली तो वो सब वहां इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा ये तो हमारे विधायक आए हैं और इनको अपहरण करके यहाँ लाया गया है। उमा भारती उस समय खजुराहो से लोकसभा की सांसद हुआ करती थी और वो उमा भारती के राइज का समय था। तो उमा भारती एक मारुति लेकर आई। वैसे उमा भारती गाड़ी चलाती हैं, जिन लोगों को पता ना हो, उमा भारती स्वयं गाड़ी चलाती हैं, पर उस समय वो गाड़ी संभवतः चला नहीं रही थी, वो बगल में बैठी थी और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि बैरिकेड को धक्का देते हुए, और वो बैरिकेड को धक्का देते हुए अंदर चली गई। दिग्विजय सिंह को तीसरी जीत दर्ज करने से रोकने के लिए बीजेपी ने उमा भारती को फुल सपोर्ट दिया। उनकी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष दिए, संगठन के लोग दिए, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेताओं के बीच गुटबाजी चरम पर थी। कहा जाता है ऐसे में प्रमोद महाजन की सलाह पर अटल बिहारी वाजपेयी लाल परेड मैदान गए और उमा भारती के नाम की विधिवत घोषणा कर दी। सड़क, बिजली, पानी जैसे विकास के मुद्दे पहले से मध्य प्रदेश में जनता के बीच मौजूद थे। उमा भारती विकास के साथ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चुनाव मैदान में कूद पड़ी। अभियान को नाम दिया विपासा, यानी बिजली, पानी, सड़क। विकास की बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम एक ही मुद्दा, आपने तो खाई नहीं, तो अरुण जेटली ने खाई थी। आपको कैसे बताऊं, मेरे भाषण में इसके अलावा कोई विषय ही नहीं है। रोड, बिजली और पानी, या तो आप चल के मेरा भाषण सुनिए। उमा भारती का व्यक्तित्व था, उनका जो जिस तरह का धार्मिक फेस था, उसने बहुत मदद की। और जो पूरा कैंपेन है, जो बंटाधार का जो कैंपेन है, वो डिजाइन तो उस वक्त के उनके रणनीतिकारों ने किया और उमा भारती केवल चेहरा थी। उमा भारती ने परिवर्तन यात्रा निकाली, नारा दिया, आप सत्ता परिवर्तन करो, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे।
2003 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी और उमा भारती के तूफानी प्रचार की आंधी में उड़ गई। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस को राज्य में सत्ता नहीं दिला सका तो 10 साल तक राजनीति में कोई पद नहीं लूंगा। ये भावनात्मक अपील भी काम नहीं आई। कुल 230 सीटों में बीजेपी को 173 सीटें मिली और कांग्रेस ऐतिहासिक हार के साथ केवल 38 सीटों पर सिमट गई। लोकतंत्र का संयोग देखिए, एक सन्यासिन ने राजा से राजगद्दी छीन ली। देश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति 8 दिसंबर 2003 को उमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनते ही उमा ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए। 28,000 दैनिक वेतन कर्मियों को परमानेंट करने का आदेश दिया। 90 आदिवासी ब्लॉक के 14 लाख बच्चों को दलिया की जगह पूरा पका खाना देने की योजना शुरू की। दिग्विजय शासन के आदी हो चुके अधिकारियों की नकेल कसी। श्यामला हिल्स यानी मुख्यमंत्री निवास पहुंचते ही हर मंगलवार जनता की शिकायतें और समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार शुरू किया। बेरोजगारी की समस्या काफी बड़ी थी। जनता दरबार और भीड़ को मैनेज करने के सुरक्षा बलों के तरीकों को लेकर विवाद होने लगे। जनता दरबार जल्द ही बंद हो गया। इनिशियली क्या होता है, कोई भी जब सरकार बनती है, कोई भी नया नेता बनता है तो वो अपने दरवाजे बहुत खुले रखता है कि मैं तो आम जनता का आदमी हूं, आने दो, हम सबसे मिलेंगे, हम सबसे करेंगे। तो हर प्रकार के लोग वहां पहुंचने लगे और इतनी भीड़ होने लगी कि संभाले नहीं संभलते थे। चाहे जैसी मांग करना, कुछ भी करना। तो एक किसी कार्यकर्ता ने उनसे कुछ बात की तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको धक्का दे दिया, कुछ हो गया। उमा की अति सक्रियता खुद बीजेपी के कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं को परेशान कर रही थी। उमा खरी खरी बात कहती थी, फिर पार्टी का कोई नेता हो या संगठन का कोई पदाधिकारी। उस समय यहाँ पर बीजेपी की तरफ से 2 लोग जो सेंट्रल लीडर्स आते हैं, 2 लोग आते थे, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन, जिन्होंने यहाँ पर सरकार बनवाने में या अपन बोले कि ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग्स होती हैं या पार्टी को किस तरह से मैनेज करना है, इस तरह की चीजें वो लोग देखते थे। तो जब सरकार बन गई तो मुझे याद है अरुण जेटली जी ने उमा भारती से बोला कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर को डीजीपी बनाना है। तो उमा भारती ने शायद कुछ लोगों के सामने ये जवाब दिया कि जेटली जी, सरकार बनवाना आपका काम था, चलाना मेरा काम है, मैं जिसको चाहूंगी उसको बनाऊंगी। तो ये जो है उमा भारती की जो विदाई का एपिसोड है, ये उस दिन से शुरू हो गया था। उमा की सरकार को बमुश्किल 8 महीने हो पाए थे। उन्हें कर्नाटक पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट आया। मामला 1994 का था। उमा भारती ने हुबली के कित्तूर रानी चेन्नम्मा मैदान, जिसे कई लोग ईदगाह भी कहते हैं, वहां तिरंगा झंडा फहराया था और पुलिस का दावा था कि इसी वजह से वहां पर दंगे हुए थे। उमा भारती जितनी ताकतवर हैं, जब वो अपने को उतनी ही ताकतवर समझने लगी तो वो पार्टी में नेगेटिव होता है। पार्टी आपको ताकतवर नेता समझे तब तक चलता है। अगर आप अपने को पार्टी से ज्यादा ताकतवर समझते हैं तो मुश्किल होती है। और जब कर्नाटक में हुबली में झंडा वाला मामला हुआ, तिरंगा फहराने का मामला हुआ और उन पर FIR हुई, उनको वहां पर हाजिरी देनी थी, तो कुछ ऐसी स्थिति हुई कि उस अदालत ने जब बार बार उमा भारती 8-10 साल तक उस कोर्ट में नहीं पहुंची तो उसने गैर जमानती वारंट इशू कर दिया। अब एक मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि गैर जमानती वारंट है तो अब उसका तरीका क्या है? मुख्यमंत्री को तो सरेंडर होना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। तो अब ये कैसे संभव हुए? उमा को गद्दी छोड़नी थी, लेकिन सवाल यह था कि उस गद्दी पर बैठेगा कौन। उमा भारती चाहती थी कि मामला शांत होने पर वो वापस मुख्यमंत्री बने और इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति को गद्दी सौंपना चाहती थी जो उनका विश्वास पात्र हो। बाबूलाल गौड़ 1972 में जनसंघ की टिकट पर भोपाल की गोविंदपुरा सीट से लड़े, हार गए। चुनावों को लेकर उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली और वो ये पिटीशन जीत गए। 1974 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और बाबूलाल पहली बार विधानसभा पहुंचे। सुंदरलाल पटवा सरकार में भी बाबूलाल मंत्री थे। उसी सरकार में बाबूलाल गौड़ को नाम मिला बुलडोजर मंत्री या बुलडोजर लाल। बाबूलाल गौड़ अतिक्रमण हटाने को लेकर बहुत सख्त थे।
थोड़ा अतिशयोक्ति है, मगर ये सही है कि वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो योगी और शिवराज के बुलडोजर आजकल बहुत चर्चा में है कि साहब योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, हमारे यहाँ शिवराज जी बुलडोजर चलाते हैं, मगर मध्य प्रदेश में ये बुलडोजर 30 साल पहले चले। उन्होंने सही अर्थों में बहुत ईमानदारी से एक जैसा उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, बनते कोशिश, यदि गलत है तो गलत वो टूटेगा। और उसमें उनको सबसे बड़ा फायदा यह था कि मुख्यमंत्री पटवा थे और वो भी बोलते थे नहीं ये गलत है, उसको गलत है, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी आईएएस अफसर का हो या किसी पटवारी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उमा भारती ने जब कुर्सी छोड़ी तो बाबूलाल गौड़ को खड़ाऊं की तरह सत्ता दे दी। मुख्यमंत्री भवन में 21 देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने गंगा जल हाथ में लेकर बाबूलाल को शपथ दिलवाई कि जब कहा जाएगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मैं बाबूलाल गौड़ ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बाबूलाल गौड़ ने अफसरशाही पर बिना कोई बड़ा बदलाव किए काम शुरू किया। यहाँ तक कि वो अधिकारियों पर पूरा भरोसा करते थे, केंद्र से भी मदद लेकर राज्य का विकास करना चाहते थे, उद्योगपतियों से खुद मिलते और विकास के मौके बनाने की कोशिशें करते। क्योंकि वो विजनरी चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए उनका जो हमेशा जब याद किया जाता है तो एक डेवलपमेंट के प्रो डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर की उनकी इमेज रही। बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बीच उमा भारती के विश्वास पात्र संगठन मंत्री कप्तान सिंह सोलंकी अधिक सक्रिय हो गए। बाबूलाल गौड़ के सामने मुश्किलें आने लगी क्योंकि विधायकों की सिफारिशें और अफसरों की शिकायतें सब सोलंकी के पास जाने लगी। दूसरी तरफ उमा भारती के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने कुछ ही महीनों के बाद केस वापस ले लिया। अब उमा भारती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी चाहती थी। उनकी योजना थी विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर पूरी ठसक के साथ सत्ता में लौटने की, लेकिन तब तक दिल्ली में उनके लिए हवा बदल चुकी थी। उमा अपनी ही पार्टी से इतनी नाराज रहने लगी कि नवंबर 2004 धनतेरस के दिन उनका गुस्सा पूरे देश के सामने इस रूप में आया कि सब दंग रह गए। उन्होंने भरी मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी को ही चुनौती दे डाली। नहीं, आपने लेकिन पूरे मैंने जो कुछ यहाँ 4-5 लोग ऐसे बैठे जो ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं। राज्यसभा में कोई काम नहीं, जनता के पीछे कभी जाते नहीं है और हम लोग बीजेपी की बच्चियां हमारी। उमा भारती को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। दूसरी तरफ बाबूलाल गौड़ के खिलाफ एक शिकायत दिल्ली पहुंची, अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे की जासूसी कराने की। ऐसा कहा जाता है कि बाबूलाल गौड़ ने उन पर जासूसी शुरू करवा दी थी। कुछ खुफिया अपने जो लोग वहां उनके बंगले पे लगवा दिए थे कि इनकी क्या गतिविधियां हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह, इस तरह की सारी चीजें लेने के लिए। अनूप मिश्रा को जब पता चला कि भाई उनकी इस तरह जासूसी की जा रही है तो उन्होंने जो है अरुण जेटली को फोन कर दिया सीधे सीधे। मामले ने तूल पकड़ा तो तय हो गया कि बाबूलाल गौड़ की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन उनकी जगह किसको बिठाया जाए ये सवाल कम महत्वपूर्ण नहीं था। ऐसे में पार्टी और संगठन को जो नाम याद आया वो थे पांव पांव वाले भैया, यानी शिवराज सिंह चौहान। पांव पांव भैया आप ही को कहा जाता था कि सबसे पहले आप ही थे वो। मैं तो बचपन से ही पदयात्री हूँ। मैंने होश नहीं संभाला था, 7वीं में तब पहला आंदोलन किया था मजदूरों के पक्ष में, और फिर मैंने अपने आदिवासी भाई और बहनों के साथ अन्याय होता था तो उनको इकट्ठा करने के लिए, ये बात है 1986 की, 86-87 की, आदिवासियों पे अत्याचार होता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी करते थे और वो बड़े परेशान रहते थे, तो मैं उनके बीच पैदल निकला था उनको संगठित करने के लिए कि जुल्म के खिलाफ लड़ें, अन्याय के खिलाफ लड़ें। और तब से मैंने पदयात्रा शुरू की, तब से मैं पांव पांव वाला भैया कहा जाता रहा हूं। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट शिवराज सिंह चौहान इमरजेंसी में जेल जा चुके थे। लंबे समय तक बिना किसी लाइमलाइट विद्यार्थी परिषद से लेकर बीजेपी युवा मोर्चा में काम करते रहे थे। संगठन में सक्रियता इतनी थी कि 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के विदिशा से जब लोकसभा चुनाव लड़े तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली थी शिवराज सिंह चौहान को।
अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा के अलावा लखनऊ से भी लड़े थे। दोनों जगह से जीते तो लखनऊ की सीट अपने पास रख ली। विदिशा में उपचुनाव की बारी आई। बीजेपी ने टिकट दिया शिवराज सिंह चौहान को। सवाल उठा कि अटल जी की छोड़ी सीट से शिवराज जीते तो पार्टी में संदेश गया, शिव ही सुंदर है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी वो सम्मानित नाम है जिनका देश में नहीं पूरी दुनिया में सम्मान है। मेरी बहनों और भाइयों, सांसद रहते शिवराज दिल्ली में रहे तो बड़े नेताओं के संपर्क में बने रहे। अटल जी का आशीर्वाद पहले से था। आडवाणी, जेटली और प्रमोद महाजन के भी करीबी बन गए। फिर आया साल 2000। शिवराज पार्टी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की मर्जी के खिलाफ जाकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव लड़े और हार गए। केंद्रीय नेतृत्व समझ चुका था कि शिवराज मध्य प्रदेश की राजनीति में रुचि रखते हैं और लौटना चाहते हैं। शिवराज का मुख्यमंत्री बनना नियति ही तय कर चुकी थी। उन्हें बाबूलाल गौड़ की जगह मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। तारीख थी 29 नवंबर 2005। रूहता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज ने बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया कि शिवराज जीतने न पाए। शिवराज ने विधानसभा क्षेत्र में पदयात्राओं की झड़ी लगा दी। जनता को भी पता था कि वो विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। जीत शिवराज की हुई और प्रचंड हुई। शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की थाह कभी किसी को नहीं मिलती थी। शिवराज समय की गति को समझते हुए आगे बढ़ गए। किसी न किसी अभियान को लेकर उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को पैरों से नापना शुरू कर दिया। संगठन का अनुभव खूब काम आ रहा था। नर्मदा यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच अपने आप को रखा। कोई विधानसभा ऐसी नहीं छोड़ी जहां लोगों ने उन्हें सामने से न देखा हो या जहां जाकर वो लोगों से न मिले हो। शिवराज हर कदम सावधानी से चल रहे थे क्योंकि वो पार्टी के अंदरूनी कलह को भी खूब समझते थे। और इसी तरह सरकार को 21 महीने बीत गए। तभी डंपर खरीद घोटाले के आरोपों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। आरोप सीधे शिवराज की पत्नी पर लगे। कहते हैं तब शिवराज ने इस्तीफा देने तक का मन बना लिया। हालांकि उन्हें ये यकीन था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वो विधानसभा का ही अपमान कर रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता डंपर हाथ पे चला रहे हैं और एक मस्खरा होने का सबूत दे रहे हैं। ये लोकतंत्र में कभी शोभनीय नहीं कहा जा सकता। लेकिन शिवराज का व्यवहार काम आया और कहा जाता है कि तब राजनीति से ऊपर उठकर मदद विपक्ष की तरफ से आई। बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें की गई। वो कागजात वगैरह भी सब वैसे ही थे, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा केस है वो बन नहीं पाया। सारी चीजें रेक्टिफाई हो गई बाद में। लेकिन क्योंकि हर चीज छुपा के अपने तरीके से बताई जाती तो उसको उस तरीके से फ्लेयर अप किया गया था। आरोपों से उबरे उसके बाद शिवराज ने अपनी मजबूत पहचान जनता के मुख्यमंत्री की बनानी शुरू की। मानसरोवर यात्रा के लिए आधा किराया, तीर्थ दर्शन के लिए टिकट, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लोगों के साथ खुद को कनेक्ट किया। इन्वेस्टर्स समिट के जरिए निवेश से रोजगार के साधन जुटाए। वो खुलकर मंचों से खुद को महिलाओं का भाई कहने लगे और इस तरह शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मामा हो गए। ये हंसी नहीं,
ये प्रेम का बंधन है, ये विश्वास है। और मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खत्म नहीं होने दूंगा। शिवराज हिंदुत्व को समझते थे और सामाजिक सद्भाव को भी। वो शादियां भी कराते थे और निकाह भी, टीका भी लगाते थे और टोपी से भी उन्हें परहेज नहीं था। लिहाजा उनकी छवि हर वर्ग में अच्छी बनती चली गई, जिसका फायदा बीजेपी को 2008 के विधानसभा चुनावों में मिला। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। बीजेपी को मिली 143 सीटें और कांग्रेस 71 ही पा सकी। शिवराज ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। समय चक्र तेजी से बीता। 2013 आया। केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी थी। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर तेजी से उभर चुके थे, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हलचल तेज थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह की राजनीति से संन्यास के 10 साल पूरे हो चुके थे। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को मिस्टर बंटाधार बताते हुए जीते थे। इस बार दिग्विजय सक्रिय हुए तो कांग्रेस ने रणनीति बदल दी। चुनावों से कुछ ही महीनों पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक मुद्दा बड़ा बन रहा था और शिवराज सरकार के लिए चुनौतियां भी पेश करने की स्थिति में आ रहा था। व्यापम जांच के बाद ये पता चला कि दरअसल इसमें कई लेवल्स पे, कई लेयर्स पे गड़बड़ियां हुई हैं और सॉल्वर्स बिठाए हैं। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कि एक्चुअली वो परीक्षार्थी नहीं थे, वो केवल किसी न किसी को नकल कराने के लिए परीक्षा दे रहे थे। फिर जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ वो भी ऐसा हुआ कि उसके आसपास लोग बैठे। धीरे धीरे करके उसकी जब परतें खुलनी शुरू हुई तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकला, जिसमें कि बहुत ज़्यादा गोलमाल हुआ था, जिसमें व्यापम के लोग भी शामिल थे। जब जांच और आगे बढ़ी तो ये पाया गया कि वो उसके तार कई राजनेताओं के साथ भी जुड़े हुए पाए गए। व्यापम की चर्चाओं के बीच चुनावों का परिणाम आया तो मध्य प्रदेश की जनता ने फिर शिवराज में विश्वास जताया। बीजेपी को 165 सीटें मिली, कांग्रेस 58 पर सीट। कहते हैं कि शिवराज को केंद्रीय मंत्री का पद भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश को चुना। शिवराज इस बार नए मूड में थे। वो आम जनता के बीच संगठन के दिनों की छवि में वापस दिखना चाहते थे। मध्य प्रदेश में एक मान्यता थी कि जो सिंहस्थ कराता है उसकी कुर्सी चली जाती है। ऐसा हुआ भी था। शिवराज ने इस मिथक को तोड़ने के लिए सिंहस्थ कुंभ का आयोजन कराया। आंधी बारिश में पंडाल उड़ा तो शिवराज खुद औजार लेकर चढ़े। बाढ़ आई तो शिवराज की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें उन्हें पुलिस बल उठाए हुए थे। आलोचना भी हुई और ये संदेश भी गया कि कम से कम उनका मुख्यमंत्री हवाई नहीं है। शिवराज छवि बदलने में कितने कामयाब हो रहे थे, इसका आकलन करने की स्थिति में कोई था नहीं, क्योंकि 2013 में शुरू हुआ व्यापम धीरे धीरे भयंकर रूप लेता चला गया। व्यापम से जुड़े लोगों की एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें होने लगी। 41 जानें चली गई थी। तत्कालीन राज्यपाल रामनरेश यादव तक आ जाए। उनके बेटे की भी मौत हो गई। लपेटे में कई मंत्री भी आए। शिवराज के लिए व्यापम सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। शिवराज ऐसा लग रहा था कि घिर गए। बाद में जब मुझे चला कि मामला कुछ गहरा है तो मैंने ही ये मामला स्पेशल टास्क फोर्स को दिया, एसटीएफ को दिया। एसटीएफ आगे बढ़ी और जहां जो सबूत मिलते गए गिरफ्तारी होती चली गई। मेरे बहनों और भाइयों, व्यापम प्रकरण शिवराज सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। इस बीच मंदसौर में सोशल मीडिया से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन
बड़ा रूप लेता जा रहा था। पुलिस की गोली में 6 किसानों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश हिंसा की आग में झुलस उठा। 2018 के विधानसभा चुनावों में जब कुछ समय ही रह गया तो दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा पर निकल गए और धार्मिक यात्रा के साथ साथ राज्य का मिजाज भांपने लगे। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की जोड़ी ने शिवराज सरकार को आक्रामक तरीके से घेरना शुरू किया। 2018 के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की राजनीति का नक्शा बदल गया। कांग्रेस को 114 सीटें मिली, बीजेपी को 109, बीएसपी के 2 विधायक जीते, 4 निर्दलीय, 1 समाजवादी पार्टी से। बीएसपी, समाजवादी पार्टी और सभी निर्दलियों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। शिवराज के हाथों से सत्ता चली गई। कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने ये सवाल फिर खड़ा हो गया। एक तरफ वरिष्ठ कमलनाथ थे, दूसरी तरफ युवा ज्योतिरादित्य। आखिर में जीत कमलनाथ की हुई। कमलनाथ संजय गांधी के बेहद करीबी नेता थे। इमरजेंसी के बाद संजय गांधी जेल गए थे तो उनका साथ देने के लिए जज से अभद्रता करके कमलनाथ भी जेल चले गए थे। इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहती थी। तब ये कहा भी जाता था कि इंदिरा के 2 हाथ संजय गांधी और कमलनाथ। राजीव गांधी का भी कमलनाथ ने पूरी शिद्दत से साथ निभाया था और सोनिया के दौर में भी उन्होंने खुद को गांधी परिवार से पूरी निष्ठा के साथ जोड़े रखा। वफादारी का इनाम कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद के तौर पर मिला। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 13 दिसंबर 2018 को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका अधिकतर समय पार्टी की अंदरूनी कलह से जूझने में ही बीतता रहता था। थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और अगर बारी ना आए, चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से उधर जाएं? चलो। कमलनाथ कहते थे कि उनकी सरकार विजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं। लेकिन इस बीच कोई और ही चाल चली जा रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों ने कांग्रेस सरकार से बगावत कर दी। इनमें 6 तो मंत्री ही थे। कोई सिंधिया फैक्टर नहीं है। अगर सिंधिया फैक्टर इतने बड़े फैक्टर हुआ करते, वो खुद चुनाव जीत जाते। विधायकों के रूठने मनाने को लेकर 17 दिन रस्साकशी चली, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो उनके समर्थकों ने भी उनका अनुसरण किया। आखिरकार 15 साल बाद बनी कांग्रेस सरकार 15 महीने भी नहीं चली। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। क्या वजह रही, इंटैक्ट नहीं रख पाया विधायकों को? जिस प्रकार के प्रलोभन इनको दिए गए, ये आगे आने वाला समय बताएगा। इनको चुनाव में उतरना पड़ेगा और ये सब इंटैक्ट थे, पर क्या प्रलोभन, क्या सौदा हुआ, क्या नीलामी हुई, ये आज स्पष्ट हो गया। लेकिन कमलनाथ जी आरोप ये भी लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए कांग्रेस। उन्होंने कहा कि सुनते नहीं थे, जो कमिटमेंट पूरी किए गए थे, कमिटमेंट वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने खुद कहा था मैं सड़कों पे उतरूंगा। तो कहाँ कमी रह गई? क्या आपने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किए, लोगों के लिए विकास, मध्य प्रदेश के लिए 15 महीने बहुत विकास किया, लेकिन सिंधिया का ये कहना था कि कमिटमेंट जो घोषणाएं की गई थी वो पूरी नहीं हुई। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा जो मैनिफेस्टो था 5 साल का था, और जो कह रही वो सिंधिया जी के मुंह से खुद जो उन्होंने तारीफ करी है कि ये हुआ। अब वो क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, क्या उनकी राजनीति थी, वो खुद जानते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। कमलनाथ गए तो मध्य प्रदेश की कमान बीजेपी ने फिर शिवराज को सौंप दी। 23 मार्च 2020 को शिवराज ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। चौथे कार्यकाल में शिवराज ने खुद को देश की मौजूदा राजनीति के हिसाब से काफी बदला। सौम्य शिवराज आक्रामक तेवरों में भी दिखे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस धागे की कसम, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। उज्जैन कॉरिडोर से लेकर
एकात्म धाम निर्माण के जरिए मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक और धार्मिक छवि को मजबूत करने का काम किया तो अपराधियों पर एलानिया बुलडोजर भी चलवाते दिखे। सीधी कांड में पीड़ित के पैर धोते हुए भी दिखे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का विस्तार भी किया। 4 नए जिलों की घोषणा की। मैंने घोषणा की थी 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले कि एलपीजी गैस कनेक्शन 450 रुपया में दिया जाएगा लाडली बहनाओं को, और अब हम देना शुरू कर रहे हैं। मैंने घोषणा की थी कि बहनों के खाते में 1000 आएंगे, फिर 1250 आएंगे। पहले 1000 आए, अब 1250 आ रहे हैं। शिवराज बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड उनके नाम। चुनावों की दहलीज पर मध्य प्रदेश एक बार फिर खड़ा है। शिवराज के सामने दिग्विजय कमलनाथ की अनुभवी जोड़ी फिर से आक्रामक है। पार्टी के अंदर भी चुनौतियों का नया दौर फिर से शुरू है। तो आप चुनाव लड़ने वाली हैं 2000? मैं उस समय घोषणा कर चुकी थी। अब मैं अभी जवाब दूंगी तो इससे बेहतर होगा जगत प्रकाश नड्डा जवाब दें इसका। बीजेपी के जो उसके बाद एक राज उनका शुरू हुआ, उसमें तो पहला चेहरा आप ही का था, पर पोस्टर में नहीं दिखता है उमा जी। हम बचपन से पहले प्रवचन करते थे, ठीक है, तब तो पोस्टर, होर्डिंग, बोर्डिंग, लंच पैकेट, गाड़ियां, 500 रुपया पर हेड, फिर 1-1 करोड़ के पंडाल, ये सब नहीं होता था। लोग स्वेच्छा से आते थे। तो हम उसमें से निकलते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो हम मुहताज थोड़ी है ना पोस्टरों के। जाने मध्य प्रदेश की जनता आने वाले 5 सालों के लिए कौन सी पटकथा मन में तैयार करके बैठी। कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सरकार में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।